दोस्तों, पिछले साल मलयालम मूवीज ने देश और दुनिया में तहलका मचाकर रखा हुआ था और अभी हाल ही में ऐसी एक और मूवी रिलीज हुई है जिसको मैं सीधे आपके लिए लेकर आया हूँ। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत में हमें रम्या नाम की एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने घर से फोन पर बात करते हुए बाहर टहलने के लिए निकल आती है। वो किसी से फोन पर बात कर ही रही होती है कि इतने में एक आदमी आकर उस पर चाकू से हमला कर देता है। अब रम्या उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से दूसरा आदमी आकर उस पर दूसरा हमला करता है, जिससे रम्या वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब सीन यहाँ से कुछ महीनों पहले फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है, जहाँ हम 4 टीनेज दोस्तों को देखते हैं और उनका नाम होता है आनंद, खरगू, मुनाफ और साजी। हम देखते हैं कि ये चारों ही दोस्त लड़ने भिड़ने में अव्वल होते हैं। अगर कोई इनको कहीं पर भी खड़े होकर लड़ने के लिए बोल दे तो ये चारों बिना सोचे समझे लड़ाई शुरू कर देते हैं। अब उनकी इसी बात का फायदा आसपास के कुछ छोटे मोटे गुंडे उठाते हैं, जो उन्हें 100 से 200 रुपए का लालच देकर अपने साथ अलग अलग झगड़ों में शामिल करने लगते हैं। इस तरह इन चारों का भविष्य अंधेरे में जा रहा होता है और पढ़ाई से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इन चारों के लिए सबसे खास इनकी यूनिटी होती है। ये जितनी जल्दी झगड़ा करते हैं उतनी ही जल्दी टीम वर्क की वजह से बचकर भी निकल आते हैं। यही वजह थी कि कभी आम इंसान तो क्या, पुलिस भी इन लोगों को पकड़ नहीं पाती और इन चारों की यही क्वालिटी धीरे धीरे बाकी गैंगस्टर्स को पता चल जाती है। फिर इसी बीच एक दिन एक गैंगस्टर इनसे आकर कहता है कि तुम चारों में कमाल की कला है, तुम लोग काफी लफड़ा भी करते हो और बचकर निकल भी आते हो। अब आखिर कब तक तुम छोटे मोटे पैसों के लिए इन लड़ाइयों में शामिल होंगे? अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़े गैंग में शामिल होना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें गैंग में शामिल कर सकता हूँ, जहाँ तुम्हें इतना पैसा मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब ये चारों पूछते हैं कि भाई किस गैंग की बात कर रहे हो आप? तो वो गैंगस्टर कहता है कि अगर काम करना है तो बोलो, मैं नाम बताने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। तो वो चारों आखिरकार पैसों के लिए उस गैंग में शामिल होने की हामी भर देते हैं। इसके बाद वो गैंगस्टर उन चारों को अनी भाई नाम के एक बड़े आदमी के पास लेकर जाता है, जिसके गैंग में वो इन चारों को शामिल करना चाहता था। अब वहाँ पहुँचते ही ये चारों अनी भाई को पहचान जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अनी भाई के बारे में पहले से ही सुन रखा था। इसी बीच आनंद साथ आए हुए गैंगस्टर से पूछता है कि अरे ये तो अनी भाई का गैंग है, ये तो बहुत ही बड़े आदमी हैं, बड़ी बड़ी डील करते हैं, क्या ये हमें अपनी गैंग में शामिल करेंगे? तो वो गैंगस्टर उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए बोलता है और उसके बाद चारों को अनी भाई के सामने लेकर जाता है। फिर जब अनी उन चारों को देखता है तो कहता है कि अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है, अभी तुम लोग बच्चे हो, इसलिए बाकी लोगों के साथ वक्त गुजारो। मैं कुछ दिन देखूंगा और उसके बाद अपने आप तुमको बता दूंगा कि क्या करना है। ये सुनकर अब वो चारों अनी को सलाम करके एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि अनी वहाँ पर किसी दूसरे आदमी से कोई डील फाइनल करता है और वो डील फाइनल होते ही सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं आनंद को, जिसकी फैमिली में सिर्फ उसकी माँ होती है। यहाँ हम देखते हैं कि आनंद के पिता बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे और उसकी माँ अब दूसरी शादी के बारे में सोच रही होती है, जबकि आनंद को अपनी माँ की ये बात पसंद नहीं होती और वो इसके लिए राजी नहीं होता। साथ ही उसकी एक बहन भी होती है जिसकी शादी हो चुकी थी, इसीलिए वो आए दिन अपनी बहन के घर जाकर अपना टाइम स्पेंड किया करता था। खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रम्या नाम की औरत पर और हमें पता चलता है कि वो अनी भाई असल में रम्या के लिए ही काम करता है और उसकी बड़ी बड़ी डील्स को फाइनल करवाता है। इस बीच हम रम्या के कम दिमाग वाले लड़के को भी देखते हैं, जो बस अपनी माँ से कुछ न कुछ मांगता रहता है। उसका बिहेवियर बहुत ही वायलेंट होता है और वो दिखने में एक साइको जैसा होता है। रम्या का अपना एक बड़ा बिजनेस भी होता है। असल में इसकी ग्रेनाइट की खदान होती है, जिसकी आड़ में ये गलत काम करती रहती है। लेकिन रम्या अनी को बताती है कि खदान में मजदूर स्ट्राइक पर बैठे हैं और काम ठप्प पड़ा है, तुम्हें जल्दी ही कुछ करना होगा। खदान बंद होने से मेरे पैसे का भी नुकसान हो रहा है और दूसरे धंधों पर भी असर पड़ रहा है। ये सुनकर अनी कहता है कि मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा, आपका काम जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इसके बाद अनी को इस काम के लिए उन चारों दोस्तों का ख्याल आता है कि वो इस काम के लिए ठीक रहेंगे। इसीलिए दूसरे दिन अनी और उसकी गैंग उन चारों के पास आकर उन्हें अपने साथ उस खदान के पास ले जाने लगते हैं। जिसके बाद ये चारों दोस्त बहुत खुश होकर अनी के साथ जाने लगते हैं कि आखिर इनके काम का वक्त आ गया है। अब खदान पर आते ही अनी उन वर्कर्स के पास जाकर उन्हें पहले एक छोटी सी धमकी देने लगता है कि तुम्हारी ये स्ट्राइक आज ही खत्म हो जानी चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। तो ये सुनकर एक वर्कर कहता है कि नहीं, हम ये स्ट्राइक नहीं रोकेंगे, आखिर हम बहुत मेहनत करके अपना काम करते हैं, लेकिन हमारी सैलरी बहुत ही कम है, इससे हमारा गुजारा कैसे होगा।
तो ये सुनकर अनी दोबारा धमकी देने लगता है कि अगर तुम अपनी स्ट्राइक नहीं रोकोगे तो वैसे भी तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। इससे अच्छा है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। अब इस बीच वहाँ के गांव वालों को ये पता चल जाता है कि कुछ गुंडे वर्कर्स के पास आकर उन्हें धमका रहे हैं। इसीलिए अब सारे गांव वाले अनी की गाड़ी के सामने आकर उसको डराने धमकाने लगते हैं कि ये मैटर हमारा और रम्या मैडम के बीच का है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। फिर इतने सारे लोगों को देखकर अनी भी थोड़ा सा झुकने लगता है और कहता है कि मैडम से बात करूंगा कि आखिर तुम लोगों का क्या करना है। लेकिन इसी बीच वो चार लड़के देखते हैं कि अनी भाई की बेइज्जती हो रही है, इसीलिए वो चारों वहाँ पर हंगामा शुरू कर देते हैं और खुद ही उन गांव वालों को बहुत मारने पीटने लगते हैं। जिसके बाद उन चारों का ये रूप देखकर वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सभी डर के मारे वहाँ से भाग निकलते हैं। अब रात होने के बाद रम्या अनी के पास आकर कहती है कि मैंने तुम्हें सिर्फ उन्हें धमकाने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं। तुम्हें पता है अब उन सारे लोगों ने मुझ पर केस कर दिया है। आगे वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ये छोटी सी प्रॉब्लम अब बहुत बड़ी हो चुकी है और पुलिस वाले तुम लोगों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता तुम अपने आदमियों के साथ अंडरग्राउंड हो जाओ। इस वजह से अब उसी रात अनी अपने आदमियों को लेकर जंगल में चला जाता है और चूंकि वो चारों लड़के इन लोगों के साथ थे इसलिए अनी के साथ वो चार लड़के भी होते हैं। खैर सुबह होने के बाद अनी का एक बंदा नाश्ता लाने के लिए जंगल से बाहर जाने लगता है तो उसी वक्त जंगल में कुछ पुलिस वाले भी मौजूद होते हैं जो उन्हें ढूंढ रहे थे। फिर पुलिस वालों को देखकर अनी का वो बंदा अपने आदमियों को सिग्नल भेजने लगता है और सिग्नल सुनने के बाद अनी अपने आदमियों को आगाह करके फौरन वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इस बीच पुलिस वाले इन लोगों को देख लेते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले और अनी के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। और इसी बीच जब पुलिस वाले को अनी पकड़ने ही वाले होते हैं तभी उसी वक्त वो चार लड़के उन पुलिस वालों पर टूट पड़ते हैं और इन्हीं चार लड़कों की वजह से अनी वहां से बचकर भाग निकलता है, जबकि वो चारों लड़के अब पुलिस वालों के हाथ लग जाते हैं। अब पुलिस वाले इन चारों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाकर बहुत मारते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोगों की उम्र ही क्या है और तुम गुंडागर्दी करते हो, इन लोगों के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। खैर अब पुलिस उनकी उम्र कम होने की वजह से उन पर केस दर्ज नहीं करती, लेकिन अपने पास पूरे दिन लॉकअप में रखती है। फिर दूसरे दिन उन चारों के घर वालों को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, जहां पुलिस वाले उनको चारों की करतूत बताते हैं। अब असल में इनकी फैमिली बहुत ही गरीब होती है, इसलिए वो लोग पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ दो सर, आगे से ये ऐसा नहीं करेंगे, हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, ये इन बुरे लोगों ने इनको ये सब सिखा दिया है, वरना हमारे बच्चे तो बहुत शरीफ हैं। वहीं दूसरी तरफ अनी अब खदान के वर्कर्स को थोड़े बहुत पैसे देकर उनसे वो मारपीट वाला केस विड्रॉल करवा लेता है, जिसके बाद ये चारों लड़के पुलिस स्टेशन से रिलीज कर दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन से बाहर आते वक्त ये चारों ऐसे फील करते हैं जैसे कि इन्होंने कोई फ्रीडम फाइट की है और उसके बाद ये लोग जेल से वापस आ रहे हैं। यानी इन चारों को जरा भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, जिस वजह से इस हादसे के बाद ये चारों दोस्त और बिगड़ जाते हैं और अपने हिसाब से जिंदगी बिताने लगते हैं। अब ये और ज्यादा वक्त गुंडे लोगों के साथ बिताने लगते हैं। इस बीच वो कभी किसी से झगड़ा तो कभी किसी और से झगड़ा करते हैं और अपने आप में यही सोचकर प्राउड फील करने लगते हैं कि अब उनके सर पर अनी भाई का हाथ है और अब कोई भी उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर इस बीच एक दिन एक आदमी अनी के पास आकर उसे बताता है कि मदुरई और कोयम्बटूर के हाईवे पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री का ओनर अपना ब्लैक मनी उस फैक्ट्री में छुपा कर रखता है, जिसके बारे में मुझे पता है। अब अनी उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है, तो वो आदमी कहता है कि असल में मैं भी उस फैक्ट्री में पार्टनरशिप पर हूँ, लेकिन मेरे दूसरे पार्टनर की आदत ठीक नहीं है और वो चोरी चुपके मेरे हिस्से को ब्लैक मनी की तरह यूज कर रहा है, इसलिए मुझे अपना पैसा चाहिए। मैं तुमको बताऊंगा कि उसने वो पैसा कहाँ छुपाया है और ऐसा करने पर तुमको तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। वो कहता है कि कुछ दिन पहले मैंने शत्रु और सुनील नाम के दो माहिर तमिल लड़कों से उस फैक्ट्री में चोरी करवाने की कोशिश की, लेकिन 2 बार कोशिश करने पर भी वो दोनों इसमें सफल नहीं हो पाए। अब अनी पूछता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर उसमें ऐसा कितना पैसा है जो इतना बड़ा जोखिम लिया जाए? तो वो आदमी कहता है कि उसमें इतना पैसा है कि तुम्हारी आने वाली 20 जनरेशंस भी बिना कुछ कमाए आराम से लग्जरी लाइफ जी सकती हैं। अब ये सुनकर अनी के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो फौरन इस खबर को लेकर रम्या के पास आता है और उसे पूरी बात बताता है। अब रम्या उससे कहती है कि तुम भी एक बार ट्राई करो अनी, हो सकता है कि ये काम हो जाए।
लेकिन इसके लिए काम से ज्यादा काम करने वाला आदमी इम्पोर्टेंट है। अगर आदमी सही हुआ तो काम हो जाएगा। ये सुनकर अब अनी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि हमारी गैंग में जो वो 4 लड़के हैं जिन्होंने खदान में मारपीट की थी और पुलिस वालों से मुझे बचाया था, उनको कल मेरे पास लेकर आओ। तो इस तरह से दूसरे दिन वो चारों लड़के अनी से मुलाकात करने आते हैं, जहां अनी उन चारों को बताता है कि मदुरई के हाईवे पर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर एक जगह पर करोड़ों रुपए रखे हैं और हमें यानी तुम चारों को वो पैसा चुराना होगा और इस काम के बदले तुम लोग जितना भी पैसा मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इस बीच चोरी के लिए जो भी चीजें चाहिए होंगी वो सब मैं देख लूंगा। लेकिन एक चीज याद रखना, पहले भी 2 तमिल लड़कों ने उस चोरी को करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए, इसलिए तुम्हें थोड़ा हटकर सोचना होगा और इस काम को अंजाम देना होगा। अब पूरी बात सुनकर चारों दोस्त चोरी करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आनंद अनी से कहता है कि भाई, आपने कहा था ना कि पहले 2 तमिल लड़कों ने चोरी करने की कोशिश की थी, तो हमें उनका फोन नंबर और एड्रेस दे दीजिए। पहले हमें उन दोनों से बात करनी होगी, इसके बाद ही हम एक परफेक्ट प्लान के साथ इस काम को पूरा करेंगे। तो अनी इससे ये समझ जाता है कि चारों के अंदर सच में दिमाग है, क्योंकि ये फुल प्रूफ बनाकर ही अपना काम करेंगे। इसीलिए अनी इनको उन दोनों लड़कों का नंबर और एड्रेस दे देता है। अब इसके बाद चारों एक दूसरे से बात करते हैं कि उन्हें ये काम करना ही होगा, इससे उनकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी और फिर ये सभी चोरी करना छोड़कर अपना अपना काम शुरू करेंगे और अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये चारों अपने अपने घर पर ये कहकर निकल जाते हैं कि वो काम ढूंढने शहर जा रहे हैं, जहां से वापस आकर वो अपना खुद का काम शुरू करेंगे और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद ये चारों सीधा मदुरई पहुंचते हैं और वहां उन दोनों तमिल लड़कों से मुलाकात करते हैं। आनंद उन लड़कों से कहता है कि भाई, कुछ दिन पहले तुम दोनों एक फैक्ट्री में चोरी करने के लिए गए थे लेकिन फेल हो गए थे, तो अब हम उसी चोरी को अंजाम देने आए हैं। आगे वो कहता है कि केरल में रमिया मैडम का नाम तो सुना ही होगा, हम उन्हीं लोगों के आदमी हैं, लेकिन यहाँ पर चोरी करने के लिए हमें तुम लोगों की मदद चाहिए। अब वो दोनों लड़के कहते हैं कि वहाँ चोरी करना इतना आसान नहीं है, हमारे पास इतने औजार नहीं है कि हम चोरी करके वहाँ से सेफली बाहर निकल सकें, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है। लेकिन इस पर साजी कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, रम्या मैडम के साथ अनी भाई हैं, जिनका हाथ हमारे सर पर है, हमें जो भी कुछ चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा, बस ये काम हमें करना होगा। तो ये सुनकर सुनील और शत्रु आखिर में इस काम के लिए हाँ कर देते हैं। फिर सुनील बताता है कि वहाँ पर उस फैक्ट्री के पास हमेशा एक गैंग मौजूद होती है और अगर हम में से एक भी बंदा उनके हाथ लग गया तो वो बहुत ही बेरहमी से उसे मार देंगे और एक पल भी सोचेंगे नहीं। तो ये सुनकर आनंद कहता है कि इसीलिए तो हम चाहते हैं कि हम 4 नहीं बल्कि पूरे 6 लोग इस काम को पूरा करेंगे, ताकि गलती की कोई भी गुंजाइश ना रहे। तो इस तरह से दोनों तमिल लड़के इस काम के लिए मान जाते हैं और आनंद से पूछते हैं कि आखिर काम के बाद मिले पैसों से तुम लोग क्या करोगे। तो आनंद कहता है कि हम सभी अपनी अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे और ये काम हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तो शत्रु कहता है कि यही सब तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी अगले हफ्ते मेरी दादी का ऑपरेशन है, मेरी फैमिली में बस वही बची है, इसीलिए मुझे उनका ऑपरेशन करवाना है, जिसमें 1 लाख रुपए का खर्चा है। डॉक्टर ने बोला है कि अगर अगले हफ्ते उनकी आंख का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी रोशनी वापस कभी नहीं आ पाएगी। तो ये सुनकर चारों कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी दादी का ऑपरेशन भी हो जाएगा और हिस्से में मिले पैसों से तुम उनके साथ अच्छे से रह पाओगे, फिक्र मत करो। इसके बाद ये सभी एक लॉज में रूम लेकर चोरी करने की प्लानिंग करने लगते हैं कि कैसे क्या क्या होगा, और साथ में पैसे भरने के लिए वो काफी सारे बैग्स को भी खरीदने लगते हैं। फिर आखिर में सारी प्लानिंग करने के बाद रात को ये 6 लोग अपनी कार को लेकर उस फैक्ट्री के पास जाते हैं और अपनी कार को कुछ दूरी पर स्टॉप करके पैदल ही उस फैक्ट्री के पास धीरे धीरे जाने लगते हैं। तभी ये 6 लोग देखते हैं कि फैक्ट्री से कुछ कार्स निकलकर बाहर जा रही हैं। फिर उन कारों को देखकर इन्हें लगता है कि अब अंदर कोई भी मौजूद नहीं होगा और ये फौरन फैक्ट्री की दीवारों को फांदकर दूसरी तरफ कूद जाते हैं। लेकिन असल में दूसरी तरफ सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे डॉग्स होते हैं और इनको देखते ही वो पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग जैसे तैसे कुत्तों से तो बच जाते हैं, लेकिन आगे जाने पर इन्हें एक बूढ़ा वॉचमैन और दिखाई देता है, जिसे असल में सिग्नल देने के लिए रखा गया था, ताकि अगर कोई भी वहाँ पर अंदर आता है तो ये बूढ़ा आदमी गैंग को सिग्नल देकर सभी लोगों को वहाँ बुला लेता है। अब पहले तो इनको समझ में नहीं आता कि ये उस बूढ़े आदमी का क्या करें, लेकिन इसी बीच शत्रु को उस बूढ़े आदमी को देखकर अपनी दादी की याद आ जाती है। इसीलिए वो कहता है कि इनको चोट पहुंचाना ठीक नहीं,
आगे वो कहता है कि हम एक काम करते हैं, इनके हाथ पैर बांध देते हैं और अपना आगे का काम शुरू करते हैं। तो सभी दोस्त शत्रु की इस बात से राजी हो जाते हैं और इसके बाद बूढ़े आदमी को बांध दिया जाता है। इसके बाद ये 6 दोस्त मिलकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और जगह जगह पैसों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसा कि उस आदमी ने आकर अनी को बताया था कि वो पैसा उस जगह पर नहीं होता, जिससे ये लोग अब परेशान होने लगते हैं। लेकिन तभी आनंद कहता है कि हमें परेशान होने की जगह ऐसी जगह पर ध्यान देना चाहिए जहां पर पैसा हो सकता है। इस बीच उन लोगों को ध्यान से देखने पर फैक्ट्री के नीचे एक बेसमेंट मिलता है और उस बेसमेंट में उन्हें कुछ बक्से मिलते हैं जिन्हें अच्छे से सील करके रखा गया था। अब आनंद जैसे ही उन बक्सों को खोलता है तो उसमें पैसे ही पैसे होते हैं, जिसे देखकर सभी 6 लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन यहाँ एक दिक्कत होती है, ये अपने साथ जो बैग्स लेकर आए थे वो बैग्स भी अब कम पड़ जाते हैं, जिस वजह से ये लोग उस सिक्योरिटी वाले बूढ़े आदमी के रूम में जाकर कुछ चीजें ढूंढने लगते हैं और आखिर में कुछ न मिलने पर वो वहाँ पड़ी चादर को लेकर उसमें बाकी सारे पैसे लपेट लेते हैं। फिर पैसे हासिल करने के बाद वो एक दूसरे की मदद करते हुए सेफली उस फैक्ट्री से बाहर भी आ जाते हैं। इसके बाद जब ये अपनी कार लेकर वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, तभी एक पुलिस की कार इनके पीछे आने लगती है, जिसे देखकर अब ये बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में इन्हें पता चलता है कि वो पुलिस कार तो अपने काम से जा रही थी और उन्होंने इनकी गाड़ी को नोटिस नहीं किया। लेकिन इसके बाद जब ये लोग बिना किसी टेंशन के वहाँ से निकल रहे होते हैं, तभी अचानक एक कार इनको फॉलो करने लगती है। उस गाड़ी को देखकर शत्रु कहता है कि अरे ये उसी गैंग की गाड़ी है जो फैक्ट्री की सेफ्टी करती है। जरूर उस बूढ़े आदमी ने इस बारे में उनको बता दिया होगा, जिसके बाद गैंग मेंबर्स ने चारों तरफ से खबर फैला दी होगी और ये गाड़ी हमारे पीछे लगी होगी। लेकिन इसके बाद भी ये सभी हार नहीं मानते और फिर दोनों तरफ के लोगों के बीच लंबी चेजिंग होने लगती है। इस चेजिंग के बीच आनंद कहता है कि मैंने मैप पर पहले ही सर्विस रोड देख लिया था ताकि ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो हम जंगल से निकल सकें। जिसके बाद ये 6 लोग उस सर्विस रोड की मदद से जंगल में जाकर छुप जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आनंद अनी को फोन करके कहता है कि भाई हमने सेफली उस फैक्ट्री से पैसे चुरा लिया है। पैसा इतना है कि हमें चादर तक चुरानी पड़ी, लेकिन इसी बीच एक गैंग हमारे पीछे पड़ गई भाई, और अब हम जंगल में आकर रुके हैं और अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी को लेकर किधर जाएं। मैप के ऊपर भी रास्ता क्लियर नहीं है। तो ये सुनकर अनी कहता है कि तुम लोगों ने आखिर कर दिखाया, अब फिक्र मत करो, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब अनी के ये कहते ही ये सभी टेंशन फ्री हो जाते हैं और फिर से पैसों के ख्वाब देखने लगते हैं कि बाद में क्या क्या करेंगे। लेकिन तभी मुनाफ कहता है कि हमने अपनी जान पर खेलकर इस पैसे को चुराया है, जबकि थोड़ी देर बाद अनी भाई आकर ये सारे पैसे अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन आनंद उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, अनी भाई ने हमसे कहा था कि अगर ये काम हो गया तो मुंह मांगे पैसे तुम ले सकते हो, इसलिए तुम फिक्र मत करो। फिलहाल उन्होंने हम पर भरोसा करके हमें ये काम दिया, अब हमें उन पर भरोसा करना ही होगा। फिर साजी कहता है लेकिन सुनील और शत्रु का क्या, उन्होंने भी तो हमारी मदद की है, उन्हें भी तो पैसे मिलने चाहिए, उनके बिना हम ये काम कैसे कर पाते। तो आनंद कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो साजी, उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए, इसीलिए तुम फिक्र मत करो, मैं अनी भाई से बात करके इन दोनों को भी पैसे दिलवा दूंगा। अब आनंद की बातें सुनने के बाद सुनील और शत्रु भी खुश हो जाते हैं कि ये लोग हम दोनों के बारे में कितना सोच रहे हैं। अब सुबह होने के बाद उस फैक्ट्री के ओनर को ये बात पता चल जाती है कि उस फैक्ट्री में चोरी हो गई, जिसके बाद वो डीएसपी के साथ अपनी फैक्ट्री पर आता है। वहाँ वो डीएसपी उस बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड पर शक करने लगता है और कहता है कि कल रात चोर आए लेकिन बिना तुम्हें जख्मी किए सारे पैसे चुरा कर भाग गए, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि तुमने खुद उन चोरों की मदद की है, इसलिए बताओ वो पैसे कहाँ हैं। तो इस तरह से वो डीएसपी उस बूढ़े आदमी को बहुत टॉर्चर करता है, पर वो आदमी कहता है कि सर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने उन लड़कों की आवाज सुनी थी, वो आपस में बात कर रहे थे और उससे पता चल रहा था कि किसी ने उन्हें इस जगह के बारे में बताया था कि पैसे कहाँ रखे होंगे। और ये सुनकर फैक्ट्री मालिक के कान खड़े हो जाते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ दूसरी तरफ अनी उन 6 लड़कों के पास आकर उनको अप्रिशिएट करते हुए उनसे पैसे मांगता है। तभी आनंद उससे पूछता है कि पैसे तो हम दे देंगे भाई, लेकिन हम 6 लोगों को कितना हिस्सा मिलेगा। तो ये सुनकर अनी का आदमी इन लोगों पर गुस्सा करता है कि अब तुम लोग इतने बड़े बन गए जो अभी से ऐसी बातें करने लगे। लेकिन अनी फौरन अपने फ्रेंड को रोकते हुए कहता है कि तुम चुप रहो, इन 6 लोगों ने बहुत मेहनत करके इन पैसों को चुराया है जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। इसीलिए अनी उससे सच कहता है, देखो आनंद, ये पैसे मेरे भी नहीं हैं, रम्या मैडम ने मुझे पैसों को चुराने के लिए कहा था
और ये सारे पैसे मैं उन्हें ही दूंगा। जिसके बाद रम्या मैडम जितना देंगी उतना तुम ले लेना, लेकिन तुम लोगों ने इतना काम किया है और इतनी मेहनत की है, इसीलिए अभी ये 1 लाख रुपए तुम रख लो। मैं इस बारे में रम्या मैडम को कुछ नहीं बताऊंगा। तो ये सुनकर आनंद और बाकी लोगों को लगता है कि रम्या मैडम उन्हें जरूर कुछ करोड़ रुपए तो देंगी ही, क्योंकि इन लोगों ने असल में 200 करोड़ से ऊपर की चोरी की होती है। तो इस तरह से फाइनली आनंद उन 1 लाख रुपयों को ले लेता है। जिसके बाद अनी वहां से चला जाता है और वापस जल्दी फोन करने को कहता है। फिर अनी के जाने के बाद आनंद फौरन वो 1 लाख रुपए शत्रु के हाथ में रख देता है और कहता है कि बाकी पैसा जब आएगा तब हिस्सा कर लेंगे। जब इतना वेट किया है तो हमारी फैमिलीज और हम लोग और भी वेट कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी दादी का ऑपरेशन होना है, इसीलिए तुम इन पैसों को लो और अपनी दादी का ऑपरेशन करवा लो। आनंद कहता है कि इसके बाद बाकी का जो भी पैसा आएगा हम उसके 6 हिस्से करेंगे और बराबर बांट लेंगे, क्योंकि तुम दोनों के बिना हम ये काम नहीं कर पाते। और आनंद की इस बात से उसके बाकी तीनों दोस्त भी राजी हो जाते हैं। इसके बाद ये चारों दोस्त सुनील और शत्रु को ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में इन सभी को कुछ लोग दिखते हैं जो उस एरिया में एक बड़ा सा फ्लैक्सी बैनर लगा रहे होते हैं। अब ये सभी 6 दोस्त यहाँ डिसाइड कर लेते हैं कि जब इनके पास बाकी के पैसे आ जाएंगे तो ये भी अपना बड़ा सा बैनर लगवाएंगे। लेकिन साजी कहता है कि इसके लिए फोटो भी तो होनी चाहिए। तो ये सुनकर सभी गाड़ी से उतरकर फौरन फोटो भी खिंचाते हैं ताकि उसका बैनर बना सके। इसके बाद ये चारों उन दोनों को ड्रॉप करते हैं और वापस अपने शहर लौट आते हैं। घर आकर अब ये सभी बहुत खुश होने लगते हैं कि कुछ ही दिनों बाद इनके पास काफी सारा पैसा आ जाएगा। इस बीच मुनाफ अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे मुलाकात करके कहता है कि कुछ ही दिनों बाद हमारे पास काफी सारे पैसे आने वाले हैं और इन्हीं पैसों की मदद से हम मदुरई जाकर सेटल हो जाएंगे, जो बहुत ही अच्छी जगह है, जिसके बाद हम शादी कर लेंगे। खैर, उधर शत्रु अपनी दादी का ऑपरेशन करवा लेता है और ये खबर आनंद को फोन पर देते हुए उसको थैंक यू बोलने लगता है कि उसने पैसों से उसकी इतनी मदद की। और इसी बीच अब आनंद के पास अनी का भी कॉल आता है और वो आनंद से कहता है कि तुम अपने बाकी तीनों दोस्तों के साथ मेरे पास आ जाओ। इसके बाद जब चारों दोस्त खुश होकर पैसे लेने अनी की बताई हुई जगह पर जाते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी रम्या का लड़का मौजूद होता है, वही साइको लड़का जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। अब अनी इन चारों से कहता है कि मैंने रम्या मैडम को तुम चारों के बारे में बताया और अभी थोड़ी देर में ही वो यहाँ खुद आने वाली हैं, इसीलिए तुम चारों उनसे अपने दिल की बात कह देना और अपना हिस्सा मांग लेना जितना मांगना चाहते हो। तो इसी तरह से थोड़ी देर बाद रम्या वहाँ आकर चारों से यही बात कहने लगती है कि अरे बेटा, एक काम क्या कर दिया, तुम चारों तो हिस्सा मांगने लगे। इस तरह अगर मैं 10 लोगों को काम पर भेजूंगी तो क्या मैं उन 10 लोगों को भी हिस्सा देने लग जाऊंगी? बेटा, मेरे पास जितने भी लोग काम करते हैं वो सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं, वो मेरे लिए एक मजदूर जैसे हैं। लेकिन ये सुनकर मुनाफ कहता है कि मैडम, हमने तो आपसे कोई सैलरी नहीं मांगी, हमने तो जो मेहनत की बस उसी के पैसे मांग रहे हैं। तो रम्या कहती है कि ठीक है, तुम्हारी मेहनत आगे से मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हें अभी 20 लाख रुपए दे दूंगी, जिसे तुम अपने हिसाब से आपस में बांट लेना। तो ये सुनकर साजी कहता है कि हमने करोड़ों रुपए चुराए और आप हमारे मुंह पर 20 लाख रुपए मार रही हैं, ऐसे नहीं चलेगा मैडम। अब खरगो कहता है कि एक एक बंदे को कम से कम 1 करोड़ रुपया चाहिए, हम तो वैसे भी आगे से ये काम नहीं करने वाले, इसलिए हमें हमारे पैसे दे दो और यहाँ से जाने दो। तो ये सुनकर रम्या कहती है कि एक एक आदमी को 1 करोड़ रुपया दूंगी तो 6 लोगों को 6 करोड़ देना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा बेटा, इस बार इतना ले लो, बाकी अगली बार देखेंगे। लेकिन तभी आनंद कहता है कि अनी भाई, ये सब क्या है, हम लोगों ने इतनी मेहनत की और ये काम पूरा किया, वो पैसा करीब 200 करोड़ रुपए है, जिसका सिर्फ 3% होता है 6 करोड़। क्या मैडम, आप 3% भी पैसा हमें नहीं दे सकती? जबकि ये पैसे अगर हम चाहते तो लेकर भी भाग सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें आप पर और अनी भाई पर भरोसा था। तो ये सुनकर अचानक रम्या का बेटा पागल हो जाता है कि कोई उसकी माँ से तेज आवाज में बात कर रहा है। इसके बाद वो उन चारों को बहुत मारने पीटने लगता है और गालियां देते हुए कहता है कि तुम मजदूर की औलाद हो और तुम्हें हमसे हिस्सा चाहिए, तुम हमारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो कीड़ों। इसके बाद जब बात कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है तो अनी रम्या के बेटे को रोकते हुए इन चारों को दिलासा देने लगता है और वहाँ से भेज देता है। वो आनंद को इशारा करते हुए कहता है कि अभी इनको ले जाओ, हम लोग बैठकर बाद में बात करेंगे। और इस तरह से अनी उन चारों को रम्या के बेटे से बचा लेता है। लेकिन वहाँ से जाने के बाद ये
चारों किसी जगह पर आकर बहुत हर्ट फील करते हैं कि उस रम्या के बेटे ने हमें इतना मारा और गालियां दी, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। हम तो इस लाइन को ही छोड़ना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया। आनंद कहता है कि कुछ वक्त रुक जाओ, अनी भाई ने बात करने को कहा है। लेकिन बाकी तीनों दोस्त कहते हैं कि क्या हम लोग कुत्ते हैं आनंद, जो उनके कहने से चलेंगे? बताओ, हमने तुम्हारे कहने पर उस दिन पैसा अनी भाई को दे दिया था, लेकिन अनी भाई ने भी हमारी मदद नहीं की। आज अगर हमने उस लड़के से बदला नहीं लिया तो हम उनके सामने कायर साबित हो जाएंगे। ये सुनकर आनंद कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हमें उस लड़के से हिसाब चुकता करना ही होगा और उसे बताना होगा कि हम कितने जहरीले कीड़े हैं। इसके बाद चारों दोस्त निकलते हैं और हाथियों को लेकर रम्या के लड़के पर निगरानी रखने लगते हैं। इसी बीच उन्हें एक मौका मिलता है और वो रम्या के बेटे के साथ साथ उसके चेलों को भी बहुत ही बेरहमी से मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रम्या के बेटे को फौरन हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, जहाँ उसकी हालत अब पहले से बेटर हो जाती है। फिर जब रम्या अपने बेटे को इस हालत में देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो फौरन अनी को फोन करके बुलाती है। इसके बाद वो अनी से कहती है कि मेरे बेटे की जान को तो खतरा नहीं है, लेकिन उन चारों ने मेरे बेटे के हाथ पैर को फ्रैक्चर कर दिया है, बताओ अब मैं क्या करूं? ये सुनकर अनी कहता है कि मैडम, मैंने सोचा ही नहीं था कि वो चारों इतना बड़ा कांड कर देंगे। आप फिक्र मत करिए, मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। इसके बाद अनी फौरन उन चारों को फोन करके मिलने के लिए बुलाता है। फिर मुलाकात करने पर अनी उन चारों को डांटने लगता है कि तुम लोगों ने मैडम के बेटे को क्यों पीटा? तो ये चारों कहते हैं कि अरे अनी भाई, आपने देखा था ना कि उसने हम चारों को कितना मारा पीटा और गालियां भी दी। उस वक्त आपने भी हमारी मदद नहीं की। ये सुनकर अनी कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को वहाँ से नहीं भेजता तो वो तुम लोगों को मार ही देता, और तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। असल में मैं उस वक्त रम्या मैडम से तुम्हारे बारे में कहने ही वाला था, लेकिन उनका बेटा बीच में आ गया और मैं उसको रोक नहीं पाया। अच्छा वो सब छोड़ो और सुनो, मैं अभी भी उनसे बात करके आया हूँ और वो तुम्हें 6 करोड़ रुपए देने के लिए मान गई हैं। इसीलिए पैसे लेकर तुम चारों यहाँ से चले जाना और फिर वापस कभी मत आना। अब ये सुनकर चारों खुश हो जाते हैं और इसके लिए मान जाते हैं। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि खरगू और मुनाफ किसी काम से साजी के पास आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें पता चलता है कि साजी अपनी माँ के साथ सब्जी लेने के लिए गया है, क्योंकि वो चाहता था कि पैसे आने तक वो अपनी माँ के साथ काम करे और उनका हाथ बटाए। अब दोनों दोस्त साजी के पास जाने के लिए रॉन्ग टर्न ले लेते हैं और उनका ध्यान रोड पर नहीं होता। इस बीच एक ट्रक दूसरी साइड से आता है और उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें खरगू और मुनाफ की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ये खबर सुनते ही आनंद और साजी का दिल टूट जाता है और वो दोनों बहुत ही रोने लगते हैं। अब इस बीच जब इन दोनों का अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो अनी और रम्या भी इन दोनों के अंतिम संस्कार पर आते हैं और साथ में सुनील और शत्रु भी वहाँ आकर बहुत रोने लगते हैं। अब ये सब होने के बाद दूसरे दिन अनी आनंद और साजी को अपने पास बुलाकर उनके पैसे दे देता है, वो भी पूरे 6 करोड़ रुपए। इस बीच वो उनसे पूछता है कि इन पैसों का तुम दोनों क्या करोगे? तो आनंद कहता है कि भाई, पहले सुनील और शत्रु को उनका हिस्सा देंगे, उसके बाद मुनाफ के नाम से उसके हिस्से का पैसा अनाथालय में दान कर देंगे और खरगू के हिस्से के सारे पैसे जानवरों के अस्पताल में दान कर देंगे, क्योंकि उसे जानवरों की फिक्र रहती थी। इसके बाद हम अपने घर वालों के साथ मदुरई जाकर सेटल हो जाएंगे और वहाँ पर अपना 1 नंबर का काम करेंगे। इस तरह से वो दोनों वहाँ से पैसे लेकर चले जाते हैं। फिर यही हमको ये बात पता चलती है कि आनंद के फ्रेंड्स को मारने में असल में अनी का ही हाथ था, यानी रम्या ने ही आनंद के फ्रेंड्स को मरवाया और अब इन दोनों को भी मरवाना चाहती है। इस तरफ आनंद और साजी जब पैसे लेकर वहाँ से सुनील और शत्रु के पास जा रहे होते हैं तो रम्या के आदमी इन दोनों को फॉलो करके मारने की कोशिश करने लगते हैं। अब इस बीच आनंद और साजी कार से निकलकर उन लोगों से बचने के लिए जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन रम्या के लोग इतने में साजी को पकड़ लेते हैं और उसको बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। दूर खड़ा आनंद ये सब देखता रहता है, लेकिन सिवाय रोने और चिल्लाने के वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद बेचारा आनंद बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। फिर रात होने के बाद वो चोरी चुपके अपने घर वापस आकर अपनी बहन से मुलाकात करता है और अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सारी चीजें शेयर करने लगता है। वो कहता है कि उन लोगों ने मेरे तीनों दोस्तों को मार दिया और अब मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए अगर मुझे कुछ हो गया दीदी तो तुम माँ का ख्याल रखना। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि आनंद, तुम फौरन हमारे गाँव चले जाओ, वहाँ कोई तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा और अगर यहाँ कोई आया भी तो हम लोग पता नहीं लगने देंगे। लेकिन आनंद कहता है कि नहीं दीदी, अभी यहाँ पर मेरा कुछ काम बाकी है। और ये कहकर वो उस बंदे के पास जाता है जिसने पहली बार इन लोगों को अनी से मिलवाया था। वहाँ वो उस बंदे को मार पीट कर अनी के बारे में पूछता है कि अनी कहाँ पर मिलेगा। इस तरह से दूसरे दिन ही आनंद अनी के पास आ जाता है, जहाँ अनी आनंद को देखकर कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे मारने के लिए आए हो, लेकिन ऐसा मत करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। मेरे पास तुम्हारे दोस्तों को मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लेकिन मैंने तुमको नहीं मारा। अगर ऐसा होता तो मेरे लोग तुम्हें अभी तक मार
चुके होते। मैंने ऐसा इसीलिए नहीं किया क्योंकि तुम्हारे अंदर मेरा जैसा ही दिमाग है और बाद में हम दोनों मिलकर रम्या को हराकर उसकी गद्दी पर राज कर सकते हैं। मुझे तुम्हारे दोस्तों की मौत का अफसोस है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आनंद उससे कहता है कि मेरे लिए मेरे दोस्त मेरी फैमिली थी। मैं अगर तुम्हारे साथ रहा तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो अनी पर हमला करने लगता है, जिसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होने लगती है। इसी बीच अनी को आनंद को मारने का एक चांस मिलता है, लेकिन अनी उसे नहीं मारता और कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। लेकिन तभी मौके का फायदा उठाकर आनंद उसी चाकू को लेकर अनी को मार देता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्तों को खो दिया। खैर, उसी वक्त अनी का फ्रेंड भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखते ही आनंद उसे भी बहुत मारने पीटने लगता है और उसका हाथ भी काट देता है। अब दूसरी तरफ रम्या को दिखाया जाता है, जो कुछ काम से बैंगलोर आई होती है। यहाँ उसे पता लग जाता है कि आनंद ने अनी और उसके फ्रेंड को मार दिया है। अब ठीक उसी वक्त उस फैक्ट्री का ओनर और डीसीपी रम्या के पास आते हैं, जहाँ वो ओनर उससे कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरी फैक्ट्री में चोरी में तुम्हारा ही हाथ है और इसमें मेरे पार्टनर ने तुम्हारा साथ दिया है, इसलिए मेरे पैसे मुझे लौटा दो, वरना तुम्हारी फैमिली का क्या होगा ये तुम सोच भी नहीं सकती। ये सुनकर पहले से डरी हुई रम्या कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय दो। वहीं अब हम आनंद को देखते हैं, जिससे मिलने के लिए सुनील और शत्रु आए होते हैं। दोनों आकर आनंद को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि अब हम तीनों मिलकर रम्या का काम खत्म करेंगे। लेकिन आनंद कहता है कि नहीं दोस्तों, मैं पहले से ही अपने 3 दोस्तों को खो चुका हूँ, अब तुम दोनों को खोना नहीं चाहता। और वैसे भी शत्रु, तुम्हारी दादी को तुम्हारी जरूरत है, और सुनील तुम हमेशा शत्रु के साथ रहना। जो काम मैं और बाकी तीनों दोस्त नहीं कर पाए वो तीनों तुम करना, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करना और इस काम को आज के बाद हाथ नहीं लगाना। इस तरह से आनंद दोनों को समझाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रम्या रोजमर्रा की तरह अपने जिम पर आकर वर्कआउट कर रही होती है और उसी जिम के बाहर आनंद उसका इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद जब रम्या बाहर आती है तो आनंद अपने हाथ में चाकू लेकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त एक कार आकर आनंद को ठोक देती है और उसका एक्सीडेंट कर देती है, जिसमें आनंद की भी जान चली जाती है। अब हम देखते हैं कि आनंद का एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जिसने अनी से मिलवाया था। खैर, अब हम देखते हैं कि उसी आदमी की गाड़ी में उसका वो हिस्सा रखा होता है जो उसने रम्या से लिया था आनंद को मारने के लिए, और वो पैसा था वही 6 करोड़ रुपए। लेकिन यहाँ हम नोटिस करते हैं कि जब आनंद सुनील और शत्रु से मिलकर निकला था तो वो दोनों भी उसका पीछा करते हुए वहाँ तक आए थे ताकि वो आनंद की मदद कर सके। अब यहाँ वो देखते हैं कि उस आदमी ने आनंद को मार डाला है। इसके बाद वो आनंद के पास आकर बहुत रोने लगते हैं। फिर वो समझ जाते हैं कि उस आदमी ने आनंद को मारा है, इसीलिए उस दिन वो उस आदमी को मारकर वो पैसा अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन रम्या अपने घर के बाहर अपने बेटे को फोन करके उसका वेट कर रही होती है और इसी बीच सुनील और शत्रु वहाँ आ जाते हैं और उसको चाकू से हमला करके जान से मार देते हैं और अपने दोस्त का बदला पूरा करते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उन पैसों से वही सब करते हैं जो आनंद ने डिसाइड किया था। मुनाफ का पैसा अनाथालय को देते हैं, खरगू का पैसा जानवरों के अस्पताल को देते हैं, साजी की माँ को अपने साथ ले आते हैं और आनंद की माँ को उसको बहन के पास छोड़कर उसका हिस्सा उन दोनों को दे देते हैं। फिर आखिर में एक काम बाकी होता है जिसके लिए वो दोनों वापस अपने शहर आते हैं। फिर उस फोटो का बैनर बनवाते हैं जो उन 6 दोस्तों ने डिसाइड किया था। बैनर बनवाने के बाद वो उसको रोड पर लगवाते हैं जैसा कि सभी ने डिसाइड किया था और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर यूनिटी और दोस्ती की बात करें तो ये मूवी मुझे मंजूमल बॉयज की याद दिलाती है। बस फर्क यही है कि इस मूवी को डार्क थीम के साथ पेश किया गया है, जबकि वो मूवी सर्वाइवल थ्रिलर मूवी थी। खैर, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर आप नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।